नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इन पर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोशिश करते हैं कि सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस करें। इसकी क्लासेज ज़्यादा हो सकती है, 2 या 3 क्लासेज 4 क्लासेज तक भी जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि ये क्लास कितनी देर की अपने कर सकती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो टॉपिक है, इसमें अभी अगर पेपर देखेंगे तो बहुत सारे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी शाम को। कोई भी अगर स्टूडेंट्स ये चाहे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो इस क्लास से आपको एक क्या हो जाएगा, आइडिया भी हो जाएगा। तो अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार भी, वीरेंद्र कुमार, अंकित कुमार, हाँ जी, नमस्ते भी, सभी को नमस्कार। अब अगर बात करें तो एक ये लोअर पीसीएस के लिए रिवीजन बैच है और एक यूपी ट्रिपल एससी का जो फाउंडेशन बैच चला रखा है जो लोअर पीसीएस के लिए है, और ये बुक भी है कंप्यूटर की, आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। सवाल जो हमारा है वो सबसे इंपॉर्टेंट आज ये है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो आता है कि एक हमारे पास टॉपिक आता है कंप्यूटर में जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। आप सबको क्लियर होगा कि एप्लीकेशन में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक जो सॉफ्टवेयर होता है इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक जो अपने पास सॉफ्टवेयर होते हैं और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। थोड़ा अगर और आसानी से इसको समझा जाए तो ये बोल दो कि जो हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, जो किसके लिए आवश्यक है, हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, किसके लिए, हार्डवेयर के लिए आवश्यक है, वो क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर स्पेसिफिक होते हैं, कौन से होते हैं, यूजर स्पेसिफिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या हम ये कह सकते हैं कि जो यूजर के लिए आवश्यक है, किसके लिए, यूजर के लिए जो आवश्यक है, उनको हम क्या कह देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास 2 प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये टॉपिक सॉफ्टवेयर वाले में हमने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये 2 कैटेगरी क्यों बनाएगी। तो पहली जो कैटेगरी है इसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरी कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मान लो मैं व्हाट्सएप यूज करता हूं, फेसबुक यूज करता हूं, ये मेरी अपनी एक चॉइस है। लेकिन मैं एंड्रॉयड जो है, या मैं आईओएस यूज करता हूं या विंडोज यूज करता हूं, तो वो मेरी एक चॉइस नहीं है। हर एक फोन के अंदर या तो एंड्रॉयड होगा या कोई आईओएस होगा। ऐसे हर एक कंप्यूटर में या तो कोई मैक होगा या हमारे पास क्या हो सकता है, विंडोज हो सकती है। उसमें चलने वाले सॉफ्टवेयर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन जो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो हमारे लिए क्या है, सेम है। जैसे मान लो सबके पास, अगर मान लो एप्पल के फोन को छोड़कर अगर फोन है, तो अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो सबके पास फोन में क्या है, एंड्रॉयड है। तो एंड्रॉयड का होना और व्हाट्सएप का होना उतना ही अलग है जितना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना। व्हाट्सएप जब मैं चाहूं अनइंस्टॉल कर सकता हूं, मैं एंड्रॉयड को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता। अगर एंड्रॉयड अनइंस्टॉल भी कर देंगे, एंड्रॉयड को हम डिलीट भी कर देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो मोबाइल है वो एक डिब्बा बन के रह जाएगा। इसलिए कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हार्डवेयर के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर के लिए जरूरी होते हैं। जैसे फेसबुक चलाना मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप चलाना मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो हमारी चॉइस है। सबको, सबके फोन में इंस्टाग्राम, सबके फोन में व्हाट्सएप हो सकता है नहीं हो, लेकिन सबके फोन में एंड्रॉइड जरूर है। तो यही मैंने बताया है कि जो हार्डवेयर के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम कहलाते हैं, और जो यूजर के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब सवाल यहां पर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहला ही जवाब हमारे पास आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास होता है वो एक क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जैसे डिवाइस ड्राइवर है,
डिवाइस है, ड्राइवर है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वही मैं अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे एमएस ऑफिस है, एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस की मैं बात करूं, पेज मेकर की मैं बात करूं, पेज मेकर की बात करूं, जितने भी सॉफ्टवेयर है जो हम अपनी आवश्यकता के लिए जिनका यूज करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक क्या है, एप्लीकेशन। इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में से हमारे पास टॉपिक निकल कर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आज जो हमारा है टॉपिक वो कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप ये जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। ठीक है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसके लिए जरूरी है, सिस्टम के लिए जरूरी है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। और कैसा सॉफ्टवेयर है, तो आप सही कह सकते हैं कि ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया, किसने बनाया, ये सारे सवाल दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक कौन है, तो ग्री किल्डाल है। ग्री किल्डाल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, जनक है। दूसरा सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से सन में बनाया गया था, तो सन 1956 में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। अगर कोई पूछे कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा है, GMNAA आई और ओ है। GMNAA आई और ओ की बात करें तो इसका मतलब है जनरल मोटर है, नॉर्थ अमेरिकन एविएशन, इनपुट आउटपुट ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आता है वो भी अपने को क्लियर मिल गया कि क्या है, GMNAA की बात करते हैं। वही सवाल आता है कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कौन सा पूछे सवाल, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, भारत का पहला ओएस, भारत का पहला अगर कोई पूछे कि ओएस कौन सा है तो इसका जवाब भी आप सबको अच्छे से मालूम है, क्या है, भारत का पहला ओएस है वो बोस है। कौन सा है, बोस है। बोस का जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। सिस्टम सॉल्यूशन की बात करें, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके जनक है वो ग्री किल्डाल है, 1956 में बनाया गया था। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम क्या था, GMNAA की बात, GMNAA आईओ की बात करते हैं, जनरल मोटर नॉर्थ अमेरिकन एविएशन की बात करते हैं। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, बोश है। बोश की फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये तो बेसिक बात थी कि सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप कह देंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों महसूस हुई। कल्पना करके देखो कि अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम न होता तो क्या है, और अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर क्या है। दोनों सवाल है। कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो इसका जवाब अगर सिंपल कहें तो हाँ ठीक है कि नहीं चल सकता है, लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो इसको चलाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है उसका होना बहुत जरूरी है सिस्टम के लिए, हार्डवेयर के लिए। अदरवाइज कोई भी हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता। तो यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है, यूज क्या है। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत है, यूज क्या है। देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारे पास यूज आता है वो आता है हार्डवेयर को मैनेज करना। किसको मैनेज करना, हार्डवेयर को मैनेज करना। जितने भी हमारे सिस्टम में क्या है, हार्डवेयर है, उनको क्या करना, मैनेज करना। इस डेफिनेशन को थोड़ा और सही कर लेते हैं। हार्डवेयर को क्या करना, मैनेज करना, क्या कहलाता है, हार्डवेयर को क्या करना, मैनेज करने की बात करें। या हम सिंपल कह सकते हैं इसको एक शब्द में और भी ले सकते हैं कि हार्डवेयर यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करना।
ये भी लिख सकते हैं। यूजर को क्या प्रोवाइड करवाना, यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवाना, हार्डवेयर प्रोवाइड करना। यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। देखिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करें तो ये मान लो अपने पास क्या है, एक यूजर है। ये अपने पास क्या है, एक यूजर है, और ये अपने पास सारा का सारा क्या है, हार्डवेयर है। सर हार्डवेयर क्या है देखिएगा, अब अगर मैं बात करूं तो हार्डवेयर में मेरे पास कंप्यूटर में क्या हो सकता है, जैसे सीपीयू है, जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में रैम है, जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है, प्रिंटर हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। इन हार्डवेयर से अगर कोई भी काम करवाना है, कोई भी काम करवाना है, तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जो क्या कर सकता है, हार्डवेयर से काम करवा सकता है। यूजर जो है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से काम नहीं करवा सकता। ये हमारे पास क्या है, यूजर। यूजर कौन है, आप और हम जो कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा इंटरफेस है। ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि जितने भी मेरे पास हार्डवेयर है, ये सारे के सारे हार्डवेयर कौन प्रोवाइड करवा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवा सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर क्या बनता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का जो काम करता है, इंटरफेस का जो काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जो इंटरफेस का काम करता है किन के बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब है कि यूजर को प्रिंटर चाहिए, जैसे आपने कंप्यूटर से प्रिंट करना है, Ctrl+P आपने दबाया तो प्रिंटर आपके लिए हाजिर हो गया प्रिंट करने के लिए। ये जो काम आपने Ctrl+P का किया, ये तो आपने किया डायरेक्ट, लेकिन इंटरनली बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्या हुई, कमांड्स चली, और उसके बाद आपके लिए क्या अवेलेबल हुआ, प्रिंटर अवेलेबल हुआ। तो इसको हम कहते हैं कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, तो एक डेफिनेशन में लिख देता हूं, एक डेफिनेशन में लिख देता हूं यहां पर कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूजर और हार्डवेयर के बीच, यूजर और हार्डवेयर के बीच, हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अच्छा सर, दो डेफिनेशन बता दी। पहली जो डेफिनेशन थी वो क्या बताई है, यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। दूसरा मैंने बताया यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दूं तो कोई भी यूजर को अगर हार्डवेयर चाहिएगा तो जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, जितनी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सारी कमांड यूजर को क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। कि अगर यूजर डायरेक्ट किसको एक्सेस करे, हार्डवेयर को एक्सेस करेगा, तो वो वही व्यक्ति एक्सेस कर सकता है जिसको सारा का सारा कमांड्स का पता हो। और ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाएगा, यानी कि हर बार प्रिंट कमांड लगाने के लिए आपको बहुत सारी कमांड लिखनी पड़ेगी। ये कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास सारी कमांड्स है, आप मुझे बताओ कि Ctrl+P करना है। तो जैसे आप Ctrl+P करेंगे तो आपका सारा का सारा काम है जो प्रिंटर वाला, वो आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। ये काम हमारे पास कौन कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता है। एक बच्चा कह रहा है इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस का मतलब रूबरू कराने का काम करता है। ठीक है, रूबरू कराने का काम करता है। सीधी सीधी सी बात है कि आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हो, अब वो डायरेक्ट आपको जानता नहीं है, आपके दोस्त को वो जानता है। आपके दोस्त को आपने कहा कि भाई साहब इस आदमी से मिलवाना है, तो जो बीच वाला आदमी है, मीडिएटर जो है, उसको इंटरफेस कहा जाता है। मोहित, क्लियर होगी बात है। तो इंटरफेस का मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में मिडल मैन का काम करना, या हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों के बीच में हमारी क्या है, एक समझौते की या हमारी बातचीत करवाने वाला होता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरफेस कहते हैं। हाँ जी, माध्यम बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो इंटरफेस का मतलब है कि दो चीजें हैं,
एक हार्डवेयर है और एक अपने पास क्या है, यूजर है। इन दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी वो कौन करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। तो मुझे एक चीज अच्छे से क्लियर होगी कि हाँ ठीक है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, हार्डवेयर। अब पेपर में सवाल आ जाए कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बहुत होते हैं, क्या सवाल आ जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे हैं, अभी अभी लिखे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एक तो मैंने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मैंने लिखा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, एक मैंने नाम लिखा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बाद जिसे डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। सर बात तो सारी ठीक है आपकी, ये इतने सारे हार्डवेयर है, ये इतने सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल क्या है, स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एकमात्र स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो केवल क्या प्रोवाइड करवाता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरीके के सवाल भी डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि जो यूजर के लिए जरूरी है वो एप्लीकेशन है, सिस्टम के लिए जरूरी है वो क्या है, सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ये कई हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। बाकी कोई भी, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कोई हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, जैसे अगर मैं डिवाइस ड्राइवर कोई हार्डवेयर प्रोवाइड नहीं करवा सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर ऐसी है कि जो यूजर को हार्डवेयर चाहिएगा वो हम प्रोवाइड करवाएंगे, और वो जो हार्डवेयर आपको जब चाहिएगा उसी समय वो आपके लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा। जैसे कंट्रोल पी करते ही प्रिंटर हाजिर होता है, स्कैनर है, जो भी आपके पास रैम की बात करें, सीपीयू की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, ये जितने भी हार्डवेयर हमारे सिस्टम में लगे होते हैं इन सबको मैनेज करने का, प्रोवाइड करने का काम है वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब बात आती है कि सर हार्डवेयर हमें क्यों जरूरत है। हार्डवेयर जरूरत इसलिए है कि मुझे अगर प्रिंट निकालना है तो मुझे प्रिंटर का सहारा लेना पड़ेगा, और आप बेहतर जानते हैं कि प्रिंटर एक मेरे पास क्या है, हार्डवेयर है। प्रिंटर एक क्या है, हार्डवेयर है, और डायरेक्ट मैं उस हार्डवेयर से काम करवा नहीं सकता, इसलिए मुझे सबसे पहले उस हार्डवेयर तक पहुंचने के लिए एक इंटरफेस, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इंटरफेस है जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवा देता है। ये बात ठीक हो जाती है। अब अब अगर कोई पूछे कि यूजर की बात करें, हार्डवेयर की बात करें, इंटरफेस की बात करें, यहां तक हमें कुछ बातें समझ में आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल नेक्स्ट क्या आता है, यह सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, हार्डवेयर प्रोवाइड करने का काम तो हमें समझ में आ गया कि कौन कर लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेता है। अब करता कैसे है, ये बातें धीरे धीरे अपने बढ़ती चली जाएगी। पहला सवाल ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप कहो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा ये कि इसको किसने बनाया था, ये दुनिया में कैसे आया था, तो आप बता सकते हैं ग्रीक किल्डाल नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने ये बनाया था 1956 में, और एक सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम GMNA नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, और भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। अब बात आती है कि सर इसका काम क्या है, क्यों यूज करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ये इसलिए यूज करते हैं कि जो हमें हार्डवेयर चाहिए वो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको प्रोवाइड करवा सकता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आती है, तो दुनिया की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, दुनिया की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। बहुत सारी कंपनी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़े लेवल पे आती है वो कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है। कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। एप्पल भी क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। और गूगल भी क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, एप्पल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, और गूगल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, उनमें क्या चीजें हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी दोनों ब्रांच में काम करती है। दोनों ब्रांच का मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। किसके लिए बनाती है, कंप्यूटर के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, और मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। ठीक है सर, ऐसे ही मैं अगर एप्पल की बात करूं तो एप्पल भी कंप्यूटर के लिए और मोबाइल के लिए, दोनों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। किसके लिए बनाती है, कंप्यूटर के लिए बनाती है, और किसके लिए बनाती है, मोबाइल के लिए बनाती है।
गूगल की अगर बात करें तो इसका मेन जो रोल है वो किस पर है, मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। किसके लिए, मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे एक चीज और क्लियर होगी कि हाँ ठीक है सर, एप्पल कंपनी की बात करें तो ये कंप्यूटर के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। ऐसे ही अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उनका नाम है विंडोज। क्या नाम है, विंडोज नाम है। तो क्या है विंडोज, विंडोज एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मोबाइल की, तो मोबाइल के लिए भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है वो किस नाम से बनता है, विंडोज नाम से बनता है। लेकिन सवाल यहां इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एप्पल कंपनी जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है उनका नाम होता है मैक ओएस। क्या नाम होता है, मैक ओएस। और मोबाइल के लिए जो बनाती है उनका नाम क्या है, आईओएस है। और जो मोबाइल के लिए बनाती है गूगल कंपनी, उसका नाम है एंड्रॉइड है। क्या नाम है, एंड्रॉइड है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विंडो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल और कंप्यूटर के लिए है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एप्पल कंपनी का जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम मैक ओएस है और मोबाइल के लिए है वो आईओएस है। मैक ओएस की फुल फॉर्म है मैकिंटोश है। क्या है, मैकिंटोश है, मैकिंटोश है। और आईओएस की बात करूं तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, आईफोन है ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस की बात करें और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि आईओएस क्या है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका है, एप्पल कंपनी का, किसके लिए है, मोबाइल के लिए है। मैक क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका है, एप्पल का है। मैक किसके लिए है, कंप्यूटर के लिए। जब बात कंप्यूटर की आए तो लैपटॉप साथ में मिला लेना, जब बात मोबाइल की आए तो टैब को साथ में मिला लेना, मोबाइल किया है तो टैब को साथ मिला लेना। तो हमें कुछ चीजें और समझ में आती है कि हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, ऐसे ही एप्पल कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, ऐसे ही गूगल कंपनी ने बनाए। भारत के भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बड़ी कंपनियों की अगर बात करें जो सॉफ्टवेयर बनाती है और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आता है। किसका नाम आता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम आता है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो आप सबको अच्छे से क्लियर है, कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1975 को ये कंपनी बनती है। 1 अप्रैल 1976 को ये कंपनी बनती है, 1976 को ये कंपनी बनती है। और गूगल जो बनती है ये 4 सितंबर 1998 को बनती है, 4 सितंबर 1998 को बनती है गूगल कंपनी की अगर हम बात करें। तो हमें 3 सवाल अभी तक मिले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाता है। तो कौन बनाता है, आज वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट भी बनाता है, एप्पल भी बनाता है और हमारे पास क्या है, गूगल भी बनाता है। तो यहां तक पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र या ऐसा स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। जो क्या प्रोवाइड करवाता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हो, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हो, काम करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, तो हमारे पास इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इंटरफेस ऑफ ओएस की बात कर लेते हैं, इंटरफेस ऑफ ओएस की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस मेनली 2 ही इंटरफेस हुआ करते थे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो कैसे थे, सीयूआई है। कैसे हैं, सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे हैं, जीयूआई है। सीयूआई की बात करें और दूसरा कौन सा है, जीयूआई की बात करें। सीयूआई जो शब्द है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो अपन बात करते हैं, और जीयूआई है इसका मतलब क्या है। जो सीयूआई शब्द है, सीयूआई शब्द है इसका मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। बिल्कुल मैं बेसिक से आप चीजों को क्लियर कर रहा हूं। क्या है, इंटरफेस है। और जीयूआई की बात करें तो क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब सीयूआई की बात करें और जीयूआई की बात करें तो क्या चीजें हैं, देखो जब हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, तो अगर आपको ध्यान हो तो वहां पर क्या होता था, ब्लैक बोर्ड होते थे और व्हाइट चौक से लिखते थे। याद करके देखो अगर आपने कभी स्कूल के अंदर बोर्ड देखा है। एक आज के समय के बोर्ड है जो डिजिटल बोर्ड है जिसमें कलरफुल चीजें हैं। समय बदला, इंटरफेस बदला, समय बदला, इंटरफेस बदला। जब दुनिया में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया था उस समय क्या था, ये सीयूआई था। सीयूआई का मतलब था एक पूरी की पूरी ब्लैक स्क्रीन होती थी और उसमें व्हाइट कैरेक्टर लिखे जाते थे, न कोई फोटो हो सकती थी, न कोई माउस का यूज किया जा सकता था। उस इंटरफेस को क्या नाम दिया गया था, सीयूआई नाम दिया गया था। सीयूआई में क्या था,
कोई ऑडियो वीडियो की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, केवल ये टेक्स्ट पर आधारित थे, इसलिए इनको CUI कहते हैं। क्या कहते हैं? CUI कहते हैं। तो CUI का मतलब क्या है? जिसमें केवल और केवल हमारे पास क्या थी? ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन थी, जिसको B और W लिख देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हुआ करती थी। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो CUI आधारित थे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो CUI बेस्ड थे, वो हमारे पास आता है डॉस की बात करें और यूनिक्स की बात करें। डॉस की अगर मैं बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम डॉस कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस को मूल रूप से टिम पैटरसन ने बनाया था। इसके अगर कोई पूछ ले जनक कौन है, डॉस के जनक कौन है, तो टिम पैटरसन है। टिम पैटरसन है। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स भी कैसा है? CUI है। और यूनिक्स किसने बनाया, ये भी याद रख लेना। भी यूनिक्स के जो फाउंडर है, कोई बता सकते हो? यूनिक्स के जो फाउंडर है वो कौन है? उसको 1969 में इसको बनाया गया था। और यूनिक्स के जनक कौन है? कैन थॉम्पसन है। कैन थॉम्पसन। और डेनिस रिची है। डेनिस रिची है। डेनिस रिची वही व्यक्ति है जिन्होंने सी लैंग्वेज भी बनाई थी। इन्होंने क्या बनाई थी? सी लैंग्वेज भी बनाई थी। सी लैंग्वेज भी बनाई थी। अगर कोई पूछे कि यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स का मतलब क्या है? यूनिक्स का मतलब क्या है? एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका जो एनवायरनमेंट था, इसका जो वातावरण देता था, ये कैसा देता था? CUI था, ब्लैक एंड व्हाइट रूप में चलता था। और इसको किसने बनाया था? कैन थॉम्पसन और डेनिस रिच ने। डॉस को किसने बनाया था? तो आप बता देना कि वो हमारे पास क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कैन थॉम्पसन, टिम पैटरसन ने बनाया था। वहीं अगर मैं बात करूं विंडोज की, किसकी बात करूं? विंडोज की, जो सॉरी GUI की बात करें तो हमारे पास क्या आते हैं? जितने भी विंडोज आते हैं, जितने भी विंडोज के क्या है वर्जन है, वो सब के सब क्या है? GUI है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं iOS की, किसकी बात करूं? iOS की। ऐसे ही मैं बात करूं मैक OS की, ये सब GUI है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लाइनेक्स की, ऐसे ही मैं बात करूं एंड्रॉयड की, ऐसे ही अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड के बाद में, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अभी, एंड्रॉयड के बाद में काली लाइनेक्स की बात करूं, काली लाइनेक्स की बात करूं, ऐसे ही हमारे पास जो नाम आता है काली लाइनेक्स के बाद हमारे पास आता है, जैसे रेड हैट नाम आ जाता है, रेड हैट नाम आ जाता है, फेडोरा नाम आ जाता है, फेडोरा नाम आ जाता है, रेड हैट नाम, उबंतु नाम आ जाता है, उबंतु नाम आ जाता है। बोस भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम है, बोस की बात कर लेते हैं। ऐसे ही अगर कोई पूछे तो क्रोम ओएस, एक सीधा आ जाए क्रोम तो एक वेब ब्राउजर है, लेकिन क्रोम ओएस एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक आता है पॉम ओएस, पॉम ओएस की बात करें, पॉम ओएस की बात करें। ऐसे ही हमारे पास सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये हमारे पास सारे के सारे कैसे हैं? GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इनमें क्या आ गए थे? कलरफुल चीजें आ गई थी, ग्राफिक्स आ गए थे, ऑडियो वीडियो की फैसिलिटीज आ गई थी, फोटोज लगा सकते थे। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से हम किस में बढ़ गए थे? कलरफुल के टाइम में पड़ गए थे। हाँ, डिस्क वाला टॉपिक इसी में आएगा सत्यम, ठीक है। डिस्क शेड्यूलिंग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। CPU शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो अगर बात करें कि इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार के हैं, ये टाइम था जब ऑपरेटिंग सिस्टम के दो ही इंटरफेस थे। अब जो CUI जो है, इसी का एक दूसरा नाम होता है। इसी CUI को हम CLI के नाम से जानते हैं। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का मतलब क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ये भी बोल देते हैं इसको कमांड लाइन इंटरफेस। अब थोड़ा सा पेपर में सवाल ये आ जाता है कि अच्छा कौन है? कौन बताएगा CUI अच्छा है या GUI अच्छा है? बताइए भी, CUI अच्छा है या GUI अच्छा है? CUI अच्छा है या GUI अच्छा है? भी CUI अच्छा है या GUI अच्छा है? थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में भी, बहुत सारे सवाल इनके डिफरेंस पे भी आए गए हैं
कि CY अच्छा है या GY अच्छा है? कोई बता सकते हो कि बेस्ट इनमें से कौन है? CY ज़्यादा बढ़िया है या GY ज़्यादा बढ़िया है? GY ज़्यादा बढ़िया है। क्या बात है, क्या सबको अच्छा लगता है ना? क्योंकि हाँ, GY अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्क समझो, पता चल जाएगा। फर्क ये है, CY जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। CY क्या होते हैं? फास्ट ओवर्स होते हैं, फास्ट ओवर्स होते हैं। CY क्या होते हैं? फास्ट ओवर्स होते हैं। दूसरा ये होता है लेस लेस स्पेस चाहिए, लेस स्पेस रिक्वायर्ड, कम स्पेस की जरूरत होती है, फास्ट होती है। लेस पावर रिक्वायर्ड, लेस पावर रिक्वायर्ड, पावर की भी कम आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई मैं बात करूं GY की, तो ये थोड़े स्लो होते हैं। ये क्या होते हैं? स्लो होते हैं। हम कह सकते हैं लेस स्पेस, हाई स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? हाई स्पेस चाहिए। ऐसे ही हाई पावर में चलते हैं। कैसे चलते हैं? हाई पावर चाहिए, हाई पावर चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? हुआ इसलिए कि जो CY था उसमें क्या था? केवल और केवल टेक्स्ट था। अब टेक्स्ट ज़्यादा जगह नहीं लेता है और टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करना स्लो हो जाता है। जैसे नोकिया 1100 का फ़ोन था, उसमें टेक्स्ट मैसेज की फैसिलिटी होती थी, वो जल्दी चलता था। आज के समय में जब मोबाइल में फ़ोटोज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ़ोन धीरे धीरे स्लो चलने लग जाता है, उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। एक समय था जब मेमोरी कार्ड आते थे, जैसे मान लो कोई 128 MB का आता था, 256 MB के मेमोरी कार्ड, तो लगता था बहुत ज़्यादा फोटोज आ जाएगी। उस समय फोटोज KB में हुआ करती थी। आज फोटोज अगर क्लिक करते हो तो MBs में फोटो चली जाती है। वीडियो जो होते हैं वो 10-10 मिनट की वीडियो भी 1-1 GB से भी ज़्यादा चले जाते हैं अगर 4K में अपने उसको बनाए। तो पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनकी अच्छी बात ये थी कि बहुत जल्दी काम करते थे। आज के समय में मान लो आप मोबाइल रिस्टार्ट करते हो ना, ऑन करते हो, तो कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट लगा लेता है। अब अगर उस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम थे तो बटन दबाओ, कंप्यूटर ऑन, हाँ जी बताओ कमांड क्या लिखोगे। जो भी कमांड लिखते थे एंटर करो, सब हाजिर है। आज के समय में अगर एंटर करते हो तो कुछ चीजें क्या हो जाती है, मतलब आपको टाइम लगता है, डिले होता है। तो इसलिए जो CY ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सबसे अच्छी बात क्या थी, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो इसमें क्या है, टास्क को काम करना, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसमें यूजर फ्रेंडली नहीं था। ये क्या नहीं था? यूजर फ्रेंडली नहीं था। यूजर फ्रेंडली, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। और ये हमारा क्या है, यूजर फ्रेंडली है। ये हमारा क्या है, यूजर फ्रेंडली है। यहां लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या है, यूजर फ्रेंडली है। बस क्या फर्क होता है सर? यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है? यूजर फ्रेंडली का मतलब कि आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप सीखने के लिए आपने कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन की कि सर हमें व्हाट्सएप सिखा दो, क्योंकि उसके इंटरफेस इतने आसान है कि हमने खुद ने उनको ऑप्शन पे क्लिक कर करके सारी बातें सीख ली है। इसका मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के समय में, उस पर सारा काम हम आसानी से कर सकते हैं, कोई भी आदमी उसको चला सकता है, इतना यूजर फ्रेंडली उसको बना दिया। लेकिन अगर वही आपका व्हाट्सएप डॉस आधारित होता तो हर मैसेज लिखने के लिए किसी को फोन करना पड़ता कि भाई साहब इसके लिए कौन सी कमांड लिखें। तो जो डोस होता था उसमें सारा काम किस में होता है, कमांड्स में होता है। किस में होता है? कमांड्स में। और कमांड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर कमांड याद है तो काम हो जाएगा, अदरवाइज कमांड याद नहीं है तो काम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ सर अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। अपनी अपनी जगह अपनी अपनी आवश्यकता थी। लेकिन आज के समय में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो GY यूज किए जाते हैं। हाँ, कमांड याद करनी पड़ती है। जैसे मान लो पेपर में शॉर्टकट याद करके जाते हो ना, कितनी मुश्किल होती है ना, ऐसे ही जब आप काम करते थे तो कमांड को क्या करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। जब हम किस में काम करते हैं, CY में या डोस में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? डोस में काम करते हैं। तो डोस में जहां अपने विंडो में फाइल फोल्डर की बात करते हैं, वहीं डोस के अंदर एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी शब्द। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी, जिसको शॉर्ट में DIR लिख देते हैं। DIR लिख देते हैं, जिसको आप फोल्डर कहते हो, जिसको आप फाइल फोल्डर कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, फोल्डर कह देते हो, उसी को डोस में क्या कहते हैं भी, डोस में डायरेक्टरी कहते हैं। जब हम डोस में कोई भी डायरेक्टरी बनाते हैं, डोस में कोई भी डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसका नाम 8 करैक्टर तक का हो सकता है। कितनी लेंथ हो सकती है? 8 करैक्टर तक की लेंथ हो सकती है। वहीं अगर विंडोज में कोई फोल्डर बनाते हो तो इसका जो नाम है वो कितना हो सकता है?
255 कैरेक्टर जितना हो सकता है। कितना? 255। तो डोस में कोई भी फाइल या फोल्डर बनाते हैं तो उसका जो नाम हम देते हैं वो कितना हो सकता है? 8 कैरेक्टर का हो सकता है। कितना? 8 कैरेक्टर का हो सकता है। सत्यम कह रहा है सर कमांड क्या होती है? चलो भाई, सत्यम कह रहा है कमांड क्या होती है। देखो कमांड वही होती है कि आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर एक क्या है, फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर क्या है, यानी मुझे मेरी स्क्रीन पे सारे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मुझे डॉस में कोई फोल्डर देखना है तो मुझे यहाँ पे कमांड लिखनी पड़ती थी dir, और फिर एंटर करते थे। तो जैसे मैं dir लिखता था तब फोल्डर दिखते थे कि इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज पड़ी है। इसलिए अगर मुझे फोल्डर का नाम बदलना है तो हमें रीनेम कर लेते हैं। यहां पर क्या होता था, हम क्या करते थे, rd कमांड लगाते थे। रीनेम डायरेक्टरी की बात करें, md डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड होती थी, rd की बात करें, cd की बात करें, चेंज डायरेक्टरी की बात करें। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, del कमांड होती थी, डिलीट करने के लिए कमांड होती है। ऐसे सारी की सारी डोस में क्या होती है, कमांड होती है। दो प्रकार की डोस में कमांड होती है, एक इंटरनल कमांड होती है, एक क्या होती है, एक्सटर्नल कमांड होती है। dir है, mkdir है, md है, cd है, डेट है, टाइम है, पाथ है, अपेंड है, ये सारी की सारी डोस के अंदर क्या होती है, कमांड्स होती है। तो कोई भी काम करना है, जैसे अपने सीधा क्लिक करके फोल्डर खोल लेते हैं, यहां पर ऐसा नहीं होता है। हर काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, कमांड होनी चाहिए। कमांड का मतलब उसको लिखना पड़ेगा, लिखकर बताना पड़ेगा कि मुझे अब ये काम आपसे करवाना है, तभी वो कमांड में अगर स्पेलिंग भी गलत होगी तो भी एरर आ जाता है, वो कमांड आगे चलती नहीं है। यहां से एक चीज और समझ में आती है कि जो डोस हमारे पास है, क्या है, डोस जो हमारे पास है, इसका जो रूट डायरेक्टरी होती है, डोस का जो रूट डायरेक्टरी होती है वो कैसे लिखी जाती है, C:\\. ये पेपर का सवाल है अभी। जब डोस आप ओपन करते थे तो मेन स्क्रीन पर केवल इतना ही दिखता था। अगर आपको इस सी ड्राइव की सारी डायरेक्टरी देखनी है तो इसमें आपको यहां पर क्या लिखना होता था, dir, और आपको क्या करना होता था, एंटर। ये एंटर का सिंबल है। तो सी ड्राइव के अंदर जितने भी फोल्डर्स थे वो सारे के सारे दिखा देता था। ये हमारे पास है C:\\. डोस की डायरेक्टरी होती है। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये हमें समझ में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया। डोस मूल रूप से किसने बनाया था, टिम पैटरसन ने बनाया था। टिम पैटरसन ने बनाया था। अब डोस की कहानी आगे चलें तो थोड़ा यहां पे और समझ लेते हैं। ये कमांड वाली बात मैंने आपको बता दी है, md है, cd है, rd है, ये कमांड है। डोस जो है मूल रूप से किसने बनाया, तो टिम पैटरसन ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो डोस है, किसकी बात करूं मैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करूं। माइक्रोसॉफ्ट अगर कंपनी की बात करें तो इसका जो डोस है उसको हम एमएस डोस कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, एमएस डोस से नाम से जानते हैं। वहीं अगर एप्पल कंपनी के डोस की बात करें, एप्पल कंपनी के डोस की बात करें तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, एप्पल डोस के नाम से जानते हैं, एप्पल डोस के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं आईबीएम कंपनी की, आईबीएम कंपनी की अगर मैं बात करूं, बहुत बड़ी कंपनी है अभी आईबीएम भी, आईटी सेक्टर की। आईबीएम का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस से मशीन होता है। अब मैं अगर बात करूं इसके बारे में, आईबीएम कंपनी के डोस की बात करूं तो इसको पीसी डोस कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि आईबीएम के डोस का नाम क्या है, पीसी डोस। पीसी का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। पीसी का मतलब क्या है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, पीसी डोस के नाम से जानते हैं। तो आईबीएम कंपनी का जो डोस था उसको किस नाम से जानते हैं, पीसी डोस के नाम से जानते हैं। तो मुझे कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आई कि इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक CUI है, एक क्या है, GUI है। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती थी, हमारे पास क्या है, यहाँ पर GUI सिस्टम हुआ करता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एनवायरमेंट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक बताओ भी, सारी बातें क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर होगी बात। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से नाम है, तो ये पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा GUI बेस्ड है, कौन सा CUI बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट की है। यही एक सवाल आ जाता है कि लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको किसने बनाया था, तो लाइन्स टॉरवाल्ड ने बनाया था। किसने बनाया था, लाइन्स टॉर टॉरवाल्ड्स ने बनाया था। किसने बनाया था, लाइन्स टॉरवाल्ड ने बनाया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, यहां बात कर देता हूं थोड़ी सी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में।
इसके बारे में, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लाइनेक्स है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस लिख देते हैं, सीधा सीधा ओएस लिख देते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, देखिएगा, अगर कोई बोले कि फ्री ओपन सोर्स का मतलब जिनके सोर्स कोड फ्री में मिले, जिनके सोर्स कोड क्या मिले, फ्री मिले, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। जो फ्री होते हैं उनको फ्री नहीं, ओपन सोर्स नहीं बोलते, जिनके सोर्स कोड क्या मिलते हो, फ्री में मिलते हो। अच्छा, लाइनेक्स के जो जनक है वो कौन है, लाइन्स टोरवाल्ड है, LINUS है, लाइन्स टोरवाल्ड्स है, टोरवाल्ड्स है। कब बनाया गया था, अभी सन अगर कोई पूछ ले लाइनेक्स के बारे में तो 1991 के अंदर लाइनेक्स बनाया गया था। लाइनेक्स 1991 के अंदर बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक क्या है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैसा है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर ये क्या बला होती है, ये थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास तक वेट करना पड़े। तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि लाइनेक्स एक क्या है, फ्री है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइन्स टोरवाल्ड ने 1991 में इसको बनाया गया था। और ये अगर आपसे कोई पूछे ये मल्टी यूजर और क्या है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। काली लाइनेक्स है, कल लिख दिया क्या भाई, काली है, कल नहीं है भाई, देखो कल कौन सी लाइनेक्स है, काली लाइनेक्स है, ये देखो आई है, ये काली लाइनेक्स है, ठीक है, काली लाइनेक्स है, ब्रिजेश काली है ये, ठीक है, काली लाइनेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अपने पास आ गई बात किसकी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तक की हमने बात कर ली, और हमने किसकी बात कर ली, लाइनेक्स की बात कर ली है। अब थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है तो एक बार बता दो भी। अब मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड करवाता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है। ये हार्डवेयर कैसे प्रोवाइड करता है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। तो मैं जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आर्किटेक्चर ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, ढांचा कैसे होता है, आर्किटेक्चर ऑफ ओएस की बात करें, आर्किटेक्चर ऑफ ओएस की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का ढांचा कैसे होता है, इस प्रकार से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, ढांचा होता है। दो मैं डायग्राम बना दूंगा, आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो सबसे नीचे वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ये हमारे पास सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। जैसे हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं अपने पास, सर रैम है, सारे नहीं लिख रहा, कुछ लिख रहा हूँ, जैसे रोम है, जैसे CPU है, जैसे हार्ड डिस्क है, ये सब हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। ये सब क्या है, हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, OS जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OS। बीच में बना रहा हूँ, दो डायग्राम बना देता हूँ, एक इसकी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके मेन दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं शेल, क्या बोलते हैं, शेल। और एक जो हमारे पास पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो जो हार्डवेयर के जस्ट पास में पार्ट होता है उसको कर्नल बोलते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम शेल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें और की बात करें तो अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर कुछ हमारे पास क्या हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ आर्किटेक्चर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। और इस बीच में हमारे पास यहाँ पर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। क्या होते हैं, यूजर होते हैं। ये कोई यूजर, अलग अलग हमारे पास क्या हो सकते हैं, यूजर, आप और हम। जैसे हम काम करते हैं, मान लो कोई यूजर 1 है, ये हमारे पास क्या है, कोई यूजर 2 है, ये यूजर 3 है, यूजर 3 है, और ये अपने पास क्या है, यूजर कोई 4 है। ये जितने भी यूजर है, मान लो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सारा लेता है, वो काम कर रहा है किसमें, मान लो MS वर्ड में। तो यूजर ने क्या चला रखा है, MS वर्ड, उसने
उसने कमांड दी कि मुझे प्रिंट चाहिए, तो यूजर ने जो कमांड दी वो किसकी सहायता से दी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से दी। अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो भाषा है ये कर्नेल समझता नहीं है, इसलिए यहां पर एक व्यक्ति को बिठाया गया है जिसका नाम है शेल। ये कमांड किसके पास आएगी, यहां से ये कमांड आएगी सेल के पास। अब सेल इतना समझदार है कि इसकी भी भाषा जानता है और इसकी भी भाषा जानता है। ये सेल क्या करेगा, इस कमांड को किसकी भाषा में बदल देगा, कर्नल की भाषा में बदल देगा, और कर्नल को बोलेगा किसको क्या चाहिए, कोई हार्डवेयर चाहिए, प्रिंटर चाहिए। तो ये जो प्रिंटर हमारे पास यहां पड़ा है ये किसको प्रोवाइड करवा देगा, सेल। किसकी सहायता से, कर्नल ये सेल की सहायता से किस तक पहुंचा देगा, यूजर तक पहुंचा देगा। तो इसलिए हम कहें कि प्रिंटर जैसे ही काम करेगा तो यूजर को क्या मिल जाएगा, कि प्रिंट मिल जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कर्नल क्या है और सेल क्या है। इसको दूसरे डायग्राम से और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो एक चीज समझ में आ गई कि यहां ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बैठा होता है। अब इस डायग्राम को और अच्छे से समझना हो तो जब हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसको हार्डवेयर बोलते हैं। यहां पर हमारे पास कौन बैठा होता है, कर्नल बैठा होता है, और यहां पर हमारे पास क्या होता है, शेल बैठा होता है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सर ये क्या होता है, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, डिवाइस ड्राइवर है, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास यहाँ होते हैं। अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, और ये हमारे पास क्या होते हैं, यही हमारे पास क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब अपने को क्लियर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहां पर कौन बैठे हैं, तो यहां पर बैठे हैं यूजर बैठे हैं। कौन बैठे हैं, यूजर बैठे हैं। अब यहां से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर में। तो ये यूजर 1 है मान लो, ये हमारे पास क्या है, यूजर 2 है, ये हमारे पास क्या है, यूजर 3 है, और ये हमारे पास क्या है, यूजर 4 है। ठीक है सर। अब सवाल क्या है देखिएगा, कोई भी यूजर अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो किसके पास आया, मान लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से किसके पास आया, सेल के पास आया। ये जो शेल होता है, ये जो शेल होता है ये किसके टच में होता है, तो सॉफ्टवेयर के टच में होता है। किसके टच में होता है, सॉफ्टवेयर में। इसलिए इसको हम कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। कमांड इंटरप्रेटर का मतलब क्या है कि जो भी ऊपर से कमांड आई है उसको इंटरप्रेट करके कर्नल की भाषा में उसको अनुवाद कर देता है। अब कर्नल डायरेक्ट हमारी बातों को समझता नहीं है, क्योंकि कर्नल जो है वो किसके पास में है, हार्डवेयर के पास में है। कर्नल को जो भी चीज कर्नल से करवानी है तो कर्नल की भाषा में उस चीज को बोलना पड़ेगा, और कर्नल की भाषा में बोलने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ा, सेल का सहारा लेना पड़ा। तो जो भी आपने कमांड दी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो वो कमांड सबसे पहले सेल के पास आती है, और सेल उस चीज को क्या करता है, कर्नल की भाषा में अनुवाद करता है, और ये फिर कर्नल से बात करता है कि मुझे ये वाला हार्डवेयर चाहिए। अब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कर्नल जो हमारे पास होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, मेन पार्ट होता है। तो मुझे यहां से दो चीजें निकालनी है कि अगर कोई पूछे कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो पार्ट कौन से होते हैं, इसकी बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो पार्ट कौन से होते हैं, तो एक होता है शेल और एक होता है कर्नल। एक क्या होता है, शेल होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, कर्नल होता है। कर्नल की अगर बात करूं और शेल की बात करूं तो कर्नल जो है वो हार्डवेयर के टच में होता है। किसके टच में होता है, हार्डवेयर के टच में होता है। ये एक हार्डवेयर के पास में होता है, और सेल की दोस्ती किसके साथ होती है, सॉफ्टवेयर के साथ होती है। भूल जाएंगे सर पेपर तक, अरे नहीं भूलेंगे, एस फॉर सेल, एस फॉर सॉफ्टवेयर याद रख लेना। बात आती है कर्नल की। कर्नल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम कहते हैं, या हम इसको हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह देते हैं। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का इसको हम क्या बोल देते हैं, हृदय भी बोल देते हैं। जो हमारे पास क्या होता है, कर्नल होता है, जो भी हार्डवेयर के टच में होता है। सारे हार्डवेयर कौन मैनेज करता है, कर्नल मैनेज करता है। शेल जो हमारे पास होता है इसको हम क्या कहते हैं, कमांड इंटरप्रेटर कहते हैं। तो पेपर में सवाल आए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड इंटरप्रेटर कौन सा है, कमांड इंटरप्रेटर कौन सा है, तो आप सीधा सीधा बता दो कि शेल हमारा क्या है, कमांड इंटरप्रेटर है। सेल हमारा क्या है, कमांड इंटरप्रेटर है, और कर्नल हमारा क्या है, कोर पार्ट है। अपने बोलते हैं ना कि कोई बच्चे पेरेंट्स बोल देते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि हमारे कालजे की कोर है। ये कालजे की कोर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्नल के नाम से जानते हैं। तो कर्नल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। क्या होता है, मेन पार्ट होता है।
क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा सवाल बना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन पार्ट कौन से हैं, तो कर्नल और एक हमारे पास क्या होता है, शेल होता है। तो सारे हार्डवेयर कौन प्रोवाइड करवाता है, तो वो कर्नल प्रोवाइड करता है। अब आपको समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की पोजीशन यहाँ पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम की पोजीशन यहाँ है। अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे मैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर को ले लूं, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ बैठा है। इसलिए मैंने एक बात यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कही थी कि एकमात्र सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूजर को हार्डवेयर प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं कि एक स्पेशल ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या प्रोवाइड करवा सकता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करवा सकता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करवा सकता है। तो पहला सवाल क्या था, पहला सवाल था कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दूसरा सवाल था कि यूज क्या है, तीसरा सवाल है कि बनाता कौन है, चौथा सवाल था कि काम कैसे करता है। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल कौन कौन से हैं। अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल, अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आया है तो इसके मेन काम क्या है, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप सबका भी एक गोल है ना कि जॉब लगना है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स डिसाइड किए गए। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन दो गोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है, मेन दो गोल है। एक है प्राइमरी गोल और एक है सेकेंडरी गोल। एक क्या है, प्राइमरी गोल है और एक क्या है, सेकेंडरी गोल है। सेकेंडरी गोल है। प्राइमरी गोल का मतलब है कि जब कोई भी कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी तो कुछ तो मन में सोचेगी कि हम यूजर को क्या देंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या सोच के पढ़ा रहा हूं, मेरा भी तो एक गोल होगा कि हाँ मैं कंप्यूटर बच्चों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और या मैं समझा पा रहा हूं, दोनों में है। अगर मैं कोशिश कर रहा हूं इसका मतलब मुझे और बहुत सारी चीजें सुधारनी पड़ेगी, और अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है इसका मतलब मैंने एक गोल को अचीव कर रखा है कि मैं बेहतर तरीके से बच्चों को समझा पा रहा हूं, बेहतर कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूं। ऐसे ही आपके पास क्या होगा कि आपके पास एक गोल होगा, या ये सब्जेक्ट जो मैंने है वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, अब दूसरे सब्जेक्ट की बारी है। एकदम क्लियर हो गया योगेश, चलो भी। तो यहां पर हमें पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके दो गोल है, एक क्या है प्राइमरी गोल और एक क्या है सेकेंडरी गोल है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो ये सोच के देखो कि स्टार्टिंग के अंदर डोस वगैरह थे, उनमें काम करना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि हर आदमी काम नहीं कर सकता था। जिस आदमी को डोस या कमांड्स पता होती थी वही आदमी आ सकता था। अगर ऐसा ही जमाना रहता ऑपरेटिंग सिस्टम का तो आज हर आदमी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि सबको कमांड याद नहीं होती थी। हर काम को करने के लिए अगर कमांड है तो फिर सारे के सारे लोगों को डायरी अपने साथ रखनी पड़ती थी कि ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है। हाँ, कमांड इंटरप्रेटर का मतलब है कि जो भी ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो भी हमसे कहां से मिलती है, यूजर से जो कमांड मिलती है वो एक हाई लेवल कमांड होती है, वो कर्नल को समझ में नहीं आती है। तो सेल क्या करता है, उसको कर्नल की भाषा में ट्रांसलेट का काम करता है। जैसे इंटरप्रेटर का मतलब होता है बदल देना। तो अब अपने पास आता है कि गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है वो कौन सा है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है वो क्या है, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस है। और जो सेकेंडरी गोल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है वो होता है एफिशिएंट होता है। क्या होता है, एफिशिएंट होता है। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल कौन सा है। तो जैसे विंडोज की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, मैं विंडोज की बात करूं, मैं मैक की बात करूं, तो ये दोनों ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो दुनिया में और भी बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्होंने दोनों गोल को अचीव किया हुआ है। तो पहला क्या है, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब ये आपको सुविधाजनक काम देने की सुविधा देता है, यानी कि इसमें काम करना आसान है। और एफिशिएंट का मतलब होता है किफायती या फास्ट की बात करता है, ये एफिशिएंट की बात करता है। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कन्वीनियंस क्या है, कन्वीनियंस क्या है और एफिशिएंट क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, बिल गेट्स ने सोचा होगा, स्टीव जॉब्स ने सोचा होगा, ऐसे ही एंड्रॉइड वालों ने सोचा होगा कि हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो यूजर को दो गोल देंगे। पहला गोल देंगे, प्राइमरी जो गोल है वो कन्वीनियंस होना चाहिए, सुविधाजनक होना चाहिए। कि जैसे जैसे सुविधाजनक का मतलब है कि मेरे पास यहां पर कलर बदलने की बात आई। अब कलर बदलने की फैसिलिटी तो मेरे इस बोर्ड में है,
कलर बदलने की फैसिलिटी तो मेरे से बोर्ड में है, लेकिन ये कलर बदलने की फैसिलिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, किसी व्यक्ति को फोन करना पड़ता है कि भाई साहब इसका कलर बदलो, भाई साहब इसका कलर बदलो। तो ये मेरे लिए क्या नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। क्या नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। तो हमारे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जो चीज आपको जहां चाहिए वहां आपको वो अवेलेबल करवा रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंट। दूसरा होता है एफिशिएंट। मान लो मैंने किसी को फोन किया कि भाई साहब कलर बदल दो, उसने कहा हाँ ठीक है जी मैंने कलर बदल दिया, और 3 दिन बाद आपका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट का मतलब जो काम जब चाहिए उसी समय हो रहा है, और कन्वीनियंट का मतलब जो काम आपको चाहिए वो आसानी से आपके पास हो रहा है, उसको हम बोलते हैं। सिंपल सी बात है। ये मेरे पास स्लाइडर है, इस स्लाइडर का गोल था कि किसी भी टीचर को बार बार आगे जाके यहाँ पर स्लाइड बदलनी न पड़े। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास 2 काम हुए। एक ये दोनों काम करता है, ये कन्वीनियंट भी है। कन्वीनियंट का मतलब इस पे बटन लगे हुए, मैं आगे लेके पीछे लेके जा सकता हूँ इसमें। एफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर मैं हाथ से, अगर ये एफिशिएंट न होता, कहने का मतलब, तो मैं हाथ से बदलूं तो जल्दी बदल जाता है, और इससे बदलूं तो 2 मिनट बाद बदलता है। इसका मतलब ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब मैं इसको बदलता हूं तो जैसे ही स्लाइड पे क्लिक करता हूं स्लाइड बदल जाती है। इसका मतलब ये 2 फैसिलिटी मुझे दे रहा है। क्या दे रहा है, कन्वीनियंट भी है और एफिशिएंट भी। कन्वीनियंट का मतलब इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। एफिशिएंट का मतलब कि जब भी क्लिक करूंगा तभी स्लाइड चेंज हो जाएगी। एसी का रिमोट है, एसी पहले मान लो एसी उन्होंने दे दिया, एसी दे दिया, तो अब एसी देने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि एसी ऑन करने के लिए आपको रिमोट दे रहे हैं। रिमोट देना मतलब कन्वीनियंट हो गया। अब आपने रिमोट से जब एसी ऑन किया तो 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद एसी ऑन होएगा, और सीधा ऑन करते हो तो जल्दी ऑन हो जाता है। इसका मतलब वो एफिशिएंट नहीं है। ऐसी गाड़ियों की बात करें ना, जो पहले किक स्टार्ट गाड़ी आती थी, है ना, किक स्टार्ट गाड़ी आती थी, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि आपके लिए कन्वीनियंट फैसिलिटी दे देते हैं। क्या करते हैं, हम पुश बटन, स्टार्ट बटन दे, बोलो सेल्फ स्टार्ट दे देते हैं। अब सेल्फ स्टार्ट तो दे दिया, अब उन्होंने जो सेल्फ वाला बटन है वो मान लो कहीं दूसरी जगह लगा दिया या अलग जगह लगा दिया। अब क्या करना, गाड़ी से उतरो और फिर वो बटन दबा के स्टार्ट करो। तो ये हमारे लिए क्या नहीं हो सकता, एफिशिएंट। तो कन्वीनियंट का मतलब हर चीज आपको क्या मिले, आसानी से मिले। जैसे गाड़ियां आजकल आने लगी तो उसमें पुश बटन दे दिया। पुश बटन से क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो गया कि गाड़ी को, चाबी को घुमाना नहीं पड़ता। तो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, सुविधाजनक हो जाती है। तो उसको हम कन्वीनियंट बोलते हैं। अब पेपर में तो भूल जाओगे कि सर कन्वीनियंट प्राइमरी था या एफिशिएंट। फिक्स है, ये डायरेक्ट है। यूजीसी नेट तक के क्वेश्चंस में, गेट तक के पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइमरी गोल क्या है, तो वो क्या है, कन्वीनियंट है। क्या है, कन्वीनियंट है। सर मैं भूल जाता हूं, मेरी बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे याद नहीं रहता। तो सी पहले आता है तो पहले प्राइमरी होता है, और ई बाद में आता है तो दूसरा हमारा सेकेंडरी गोल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रह जाएगा, क्योंकि 2 ही सवाल है। एक तो नाम तो याद रखने पड़ेंगे। कल को बोलोगे कि सर हम तो वहां भूल गए कि सी से स्टार्ट कौन सा हो रहा था और ई से कौन सा स्टार्ट हो रहा था, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये है कि आपको ये क्लियर हो गया कि एक हमारे पास क्या है, कन्वीनियंट है, और एक हमारे पास क्या है, एफिशिएंट है। तो कन्वीनियंट का मतलब क्या हुआ और एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, सबको क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास पॉइंट आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास 2 गोल आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 गोल आते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम कर सकता है भी, फंक्शन ऑफ है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है हमारे कंप्यूटर में, बहुत सारा काम कर सकता है। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे, कौन कौन से सवाल आते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी हमारी मेमोरी होती है, मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रख लेना। कि कल को बोलो कि सर आपने इसके काम नहीं बताए, तो वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं। वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। हम कह सकते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है। प्रोसेस से मैनेजमेंट का काम करता है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है। पूरा ही लिख देते हैं भी, एक इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है, जिसको आईओ मैनेजमेंट बोल देते हैं। पेपर में कई बार शॉर्ट में आ जाता है तो डाउट में रह जाएंगे, आईओ मैनेजमेंट बोल देते हैं। तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, डिस्क मैनेजमेंट का काम करता है।
तो बच्चे कह रहे थे ना डिस्क पर सवाल आते हैं, इस वाले टॉपिक में पढ़ने पड़ेंगे। डिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, इसका काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। हम कह सकते हैं कि मेमोरी मैनेज ये करता है, प्रोसेस मैनेज ये करता है, इनपुट आउटपुट मैनेज ये करता है, डिस्क मैनेजमेंट का काम करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। ये सारे काम कौन करता है? तो आप सीधा सीधा कह दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सर इतने ही काम होते हैं कि मेजर फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के यही होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये सब हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से काम करता है तो ये कर सकता है। एक हमारे पास छोटा सा पॉइंट आ जाता है कि जैसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये प्राइमरी इसका काम नहीं है भाई। सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये इसका प्राइमरी काम नहीं है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या प्रोवाइड करवाता है? सिक्योरिटी जिस हद तक की हो सकती है वो आपके पास होती है। तो ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम की बात करें तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, आईओ मैनेजमेंट है, डिस्क मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। ये सारे काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब कई बार आता है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम होते कितने प्रकार, ये पढ़ा ही नहीं है मैंने, मैं तो आगे के लिए टॉपिक आपको छोड़ के जा रहा हूं। आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। अब यहां से अपने पास कल सेशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बैच प्रोसेसिंग ओएस होता है, बैच प्रोसेसिंग ओएस होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस होता है। एक हमारे पास क्या होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको आरटोस कह देते हैं, आरटोस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है एम्बेडेड, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक हमारे पास क्या होता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो जिसको हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मल्टीटास्किंग ओएस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है। जैसे पुराने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बैच थे, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग आए, उसमें कुछ प्रॉब्लम रही थी, इसके बाद हम टाइम शेयरिंग में आए। एक हमारे पास क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आरटोस कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक हार्ड आरटोस होता है, क्या होता है? हार्ड आरटोस होता है। और एक हमारे पास ये क्या होता है? सॉफ्ट आरटोस होता है। हार्ड आरटोस और सॉफ्ट आरटोस की हम बात करें तो ये रियल टाइम के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन मेन हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन में मेन मेन ये पॉइंट आते हैं। सर सीपीयू भी प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं कहते। देखो सीपीयू को मैनेज कौन करेगा? इस एक स्टूडेंट ने लिखा है कि प्रोसेस मैनेजमेंट। देखो प्रोसेस का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। देखिए आप ऐसे समझो, प्रोसेस का काम कौन करेगा? सीपीयू करेगा। सीपीयू एक क्या है? हार्डवेयर है। सीपीयू एक क्या है? हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। तो कौन सी प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगी, ये तो कौन तय करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम तय करेगा। तो प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कौन सी प्रोसेस से सीपीयू पर जाके चलेगी, ये तो काम कौन करेगी? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। रैम को कौन सा प्रोसेस लेना है, हार्ड डिस्क में कहाँ पर फाइल में जाना है, फाइल मैनेजमेंट की बात करें ये हमारे पास आ जाता है। डिस्क मैनेजमेंट की बात करें, फाइल मैनेजमेंट की बात करें, प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करें, तो जैसे सीपीयू प्रोसेस का काम तो करता है, लेकिन कहने पे किसके करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के। कोई भी हार्डवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर होकर काम नहीं कर सकते हैं। अब प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को प्रोवाइड करवाएगा। अब सीपीयू उस पर क्या कर देगा? प्रोसेस कर देगा। अब कौन सी प्रोसेस सीपीयू पर जाएगी, P1 जाएगी, P2 जाएगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। इसलिए यहां पर एक बात और बोल देते हैं, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक डेफिनेशन अभी किसी बच्चे ने पूछा तो मैं ये वाली भी डेफिनेशन लिख देता हूं। कहां लिख रहे थे अभी अपने
कहीं लिखी थी अपनों ने डेफिनेशन। हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिख देता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रिसोर्स मैनेजर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रिसोर्स मैनेजर होता है। रिसोर्स मैनेजर का मतलब है जितने भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, रिसोर्स को नॉर्मल भाषा में अपने क्या बोल देते हैं अभी, हार्डवेयर, लेकिन टेक्निकली शब्द ये आ जाता है कई बार पेपर में कि रिसोर्स मैनेजर क्या होता है। तो अंकुश समझ में आ गई बात आपको कि सीपीयू जो है वो प्रोसेस का काम करता है, सीपीयू एक हार्डवेयर है। सीपीयू से काम करवाएगा कौन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। इसलिए सीपीयू जो है वो प्रोसेस मैनेज नहीं कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। रैम में कौन सा डेटा आएगा, कितना डेटा आएगा, ये रैम रख सकती है, लेकिन कौन सा डेटा कहाँ रखना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बताएगा। कौन सी फाइल बनानी है, कौन सी डिलीट करनी है, जो भी आप कमांड दोगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, क्योंकि जो भी यूजर काम करता है डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पीछे क्या करवाता है, वो काम करवाता है। तो कुछ चीजें ऐसी, जैसे अच्छा सवाल था कि सर सीपीयू प्रोसेस का काम तो करता है लेकिन करवाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम करवाता है। अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस देगा ही नहीं, वो काम कैसे करेगा। इसलिए रिसोर्स मैनेजर इसको कहते हैं। तो यहां से एक शब्द निकलता है रिसोर्स मैनेजर। रैम को मैनेज करना हो, हार्ड डिस्क को मैनेज करना हो, सीपीयू को मैनेज करना हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड को मैनेज करना हो, माउस को मैनेज करना हो, प्रिंटर को मैनेज करना हो, स्कैनर को मैनेज करना हो, जितनी भी आपने फाइल बनाई है, वर्ड की बनी है फाइल, एक्सेल की बनी हुई है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, जेपीजी है, कंप्रेस फाइल है, इन सबको मैनेज करने का काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू शेड्यूलिंग का सारा काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको क्लियर हो गया है तो अब कल से जो अपना सेशन स्टार्ट होगा उसमें ये मैं आपको ना थोड़ा अलग तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा कि एक हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ये आता है बैच प्रोसेसिंग, लेकिन इससे पहले हमारे पास डिस्क टेक्नोलॉजी के आधार पर दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक यूनी प्रोग्राम्ड होता है, एक क्या होता है मल्टी प्रोग्राम्ड। मैं लिख देता हूँ जहाँ से कल का अपने सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के आधार पर दो प्रकार के हैं, बेस्ड ऑन टेक, बेस्ड ऑन डिस्क टैग की बात कर लेते हैं ना। डिस्क टैग बोल दो तो, या टेक्नोलॉजी के आधार पे बोल दो, डिस्क टैग की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक क्या होता है यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डिस्क टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, एक यूनी प्रोग्राम्ड है और एक क्या है मल्टी प्रोग्राम्ड है। अगर मैं बात करूं मल्टी प्रोग्राम्ड की, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी दो कैटेगरी आगे बनाई गई है। एक होता है प्रिएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है नॉन प्रिएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक हमारे पास क्या होता है प्रिएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हमारे पास क्या है नॉन प्रिएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हमारे पास क्या होता है प्रिएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिएम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो अगर कोई पूछे कि मल्टी प्रोग्राम्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव होते हैं, प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव होते हैं। प्रिएम्प्टिव क्या होता है, नॉन प्रिएम्प्टिव क्या होता है, ये अपने को पूरा समझना पड़ेगा। डिस्क टेक्नोलॉजी के आधार पर, डिस्क टेक्नोलॉजी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यूनी प्रोग्राम्ड और एक क्या होता है मल्टी प्रोग्राम्ड। यूनी का मतलब होता है एक, यूनी का मतलब क्या होता है एक होता है, और मल्टी का मतलब होता है अनेक होता है। क्या होता है, अनेक होता है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। थोड़ा अपने को क्या समझना पड़ेगा, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। आर्किटेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की बात करें, जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में अपने को समझना पड़ेगा। फिर अपने को यह समझ में आ जाएगा कि बेस्ड ऑन टेक के आधार पर एक यूनी प्रोग्राम्ड है और एक अपने पास क्या है मल्टी प्रोग्राम्ड है। योगेश क्या लिखा है अभी समझ में नहीं आई, ओएस टीम, हाँ टीम का कैप्टन है बिल्कुल। ओएस मतलब सारे रिसोर्स का कैप्टन है, मतलब भी सुपर है, रिसोर्स मैनेजर है।
एल्गोरिदम किस चैप्टर में है सर? एल्गोरिदम इसमें आएंगे ना, सब में ही है एल्गोरिदम। ये देखो, मेमोरी मैनेजमेंट में भी एल्गोरिदम होते हैं, प्रोसेस में भी होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में भी होते हैं, फाइल में भी हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो सब बता दूंगा कि डिस्क मैनेजमेंट के कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग में जैसे हमारे पास एफसीएफएस की बात करें, एसजीएफ की बात करें, इसके बाद राउंड रोबिन टेक्निक की बात करें, एसआरटीएफ की बात करें, ठीक है, तो ये अपने पास है। तो कल अपने जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, थोड़ा सा इस क्लास को अच्छे से देख के आना। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये वाला पॉइंट अच्छे से मैं बताऊंगा कि यूनी प्रोग्राम्ड और मल्टी प्रोग्राम्ड क्या है। ये जब अपने क्लियर कर लेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में क्या है। अब इसके कई सवाल आ जाते हैं, फिर अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्राम क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। कई बार आजकल जैसे मल्टी थ्रेडिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल चलेगी भी अंकुश, ठीक है। यहाँ तक बताओ भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भी। है कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ओके योगेश, ठीक है, करते हैं। ठीक है, थैंक यू।